नहीं है किसी का भी कोई डाउट? नहीं है क्वेश्चन ना? स्टार्ट कर दें फिर। हमने कल क्या क्या कर लिया था? अराइवल ऑफ डच, अराइवल ऑफ पुर्तगीज, अराइवल ऑफ ब्रिटिश और अराइवल ऑफ फ्रेंच, इनको पढ़ लिया था। अब हमें करना था एक्विजिशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का अधिग्रहण कब किया गया। ठीक है, तो बंगाल से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में बच्चों बंगाल का अधिग्रहण क्यों किया गया या बंगाल का एक्विजिशन क्यों किया गया, तो इसके पीछे कुछ रीजन थे। देखो, कंपनी ने जैसे ही सारी कंपनियों को बाहर कर दिया, पुर्तगीज को बाहर कर दिया, डचों को बाहर कर दिया, डेनिस को बाहर कर दिया, फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया, अब भारत में अकेली कंपनी कौन बची? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक्चुअल में इसका नेम तो बहुत बड़ा था, बट 1708 में इसको बना दिया गया द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1708 के बाद एकमात्र कंपनी ऐसी होती है जिसका ट्रेड के मामले में सबसे बड़ा अधिकार होता है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया में होता है। बाकी जो कंपनियां रही वो बंगाल से बाहर हो चुकी थी, और उस समय तक बंगाल बच्चों भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेज का प्रदेश था। एक्चुअल में बंगाल हो गया, अवध हो गया या बनारस हो गया, ये एरिया ऐसा था जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता था। एक्चुअल में रीजन ये था कि यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब था, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा था। और अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा होगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, और रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो अंग्रेज पहले इंटरफेयर कहाँ करना चाहेंगे? जहां पे पैसा था, क्योंकि अंग्रेज किसके लिए आए थे? व्यापार के लिए, और उन्हें ट्रेड करना था, तो ट्रेड के लिए उन्हें क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था बड़ी मात्रा में। और इस समय भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी थी कि अंग्रेजों ने भारत की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में एक इतिहासकार है जिनका नेम है स्मिथ, वो बोलते हैं कि अंग्रेजों की कोई इच्छा नहीं थी भारत को जीतने की, यानी कि अंग्रेज भारत को जीतने के लिए नहीं आए, ना ही उन्हें वहां पे कोई अपना राज्य एस्टेब्लिश करना था, यानी कि कोई राज्य बनाना था। बट इसके अगेंस्ट भी कुछ विचारक हैं। वो विचारक ये बात बोलते हैं कि अंग्रेजों की सोची समझी नीति थी, पॉलिसी बनाई अंग्रेजों ने सोच समझ के, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक कंपनी बनाई, और बाद में वो कंपनी कहां पे इंटरफेयर करती है? भारत में इंटरफेयर करती है। बट जब हम दोनों विचारकों को देखते हैं, यानी कि दोनों फिलोसफर या दोनों हिस्टोरियन को देखते हैं, तो इनके विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी कि ये दोनों ही अपने आप में फुलफिल नहीं है। रीजन ये रहा कि मान लो अंग्रेजों ने सोच समझ के कंपनी बनाई वहां पे, लेकिन जिस समय अंग्रेज इंडिया में आ रहे थे उस समय तो यहाँ पे मुगल पावरफुल थे, यानी कि अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, ये लोग पावरफुल थे। औरंगजेब था, पावरफुल था, और औरंगजेब ने तो अंग्रेजों से हुगली छीना तक, यानी कि जब हम 1686 की बात कर रहे थे, 1686 की, तो अंग्रेजों से हुगली को बाहर कर दिया गया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से माफी मांगी और हुगली में फिर से इंटरफेयर स्टार्ट किया। बट अगर हम अंग्रेजों का 1600 यानी कि 17th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड देखें, स्टार्टिंग टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड में अंग्रेज कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, यानी कि कोई बड़ी राजनीतिक पावर अंग्रेज नहीं थे। यानी कि कंपनी हमें सिर्फ और सिर्फ किस अधिकार से दिखाई देती है? ट्रेड के रिलेशन से दिखाई देती है। यानी कि कंपनी ने जब एंटर किया तो वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आई थी? ट्रेड के रिलेशन से यहां पे आई थी। कम इन डियर, कम इन। और भी है पीछे पीछे, ठीक है। तो कंपनी यहां पे ट्रेड के फंडे से आई, और जब ट्रेड के फंडे से कंपनी आई तो सीधा सा मतलब यह निकलता था कि कंपनी यहां पे ट्रेड करती रही, और ट्रेड करने के क्रम में उसे अपने ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए, देखो अगर आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए? सुरक्षा भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, और अपने ट्रेड को सुरक्षा देने के क्रम में कंपनी ने धीरे धीरे यहां की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि कंपनी कोई सोच समझ के, अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी कि हम भारत में पहले ट्रेड करने जाएंगे और फिर वहां पे राज्य स्टेब्लिश करेंगे, नहीं। आ जाओ बेटा, बार बार बैलेंस बिगड़ता रहेगा ना। 2 मिनट और वेट ही कर लेते हैं यार, आने दो फिर स्टार्ट करते। एक्चुअल में क्या होता है कि एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर फ्लो टूटता रहता है, बार बार बीच बीच में आते रहे।
अच्छा, आप लोग लेट उठते हो, इसकी वजह से दिक्कत होता है? अच्छा, उठ तो जल्दी जाते होंगे फिर? आप तो टाइम देते हो, बाकी लोग थोड़े से लेट। अच्छा, आपका नेम क्या था बेटा? आयुषी। 2 मिनट वेट करते हैं, आने दो यार सब। महाजनपद, महाजनपद का बताना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं बच्चे का इतने, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैप बनाना पड़ेगा बेटा। कलर कौन सा, व्हाइट लू? कौन सा ले बताओ जो आपको दिखे। ये हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, चलो। महाजनपद, आपका डाउट था महाजनपद क्या थे? बच्चे, जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में पहले, सबसे पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो रहती थी वो कबीलों में रहती थी, कबीलों में टूटी हुई थी। छोटे छोटे कबीले थे, जिस प्रकार अभी के अफगानिस्तान में आप देखोगे तो कबीले थे। और वो कबीले किस टाइप से टूटे हुए थे? छोटे छोटे, जिस प्रकार ये गंगा नदी जाती थी, गंगा रिवर आगे चल के बांग्लादेश में गिर जाएगी, तो यहाँ पे अंग, मगध, श्रावस्ती, कौशल, ठीक है, सुरसेन, ठीक है, अवंती, कलिंग, और आपका आगे चल के इधर वल्लभी साइड, ठीक है, इधर जयपुर का आ जाएगा। तो इस टाइप से ये 16 महाजनपद थे बड़े बड़े। और 16 महाजनपदों में 4 जनपद पावरफुल थे। एक तो कौशल, एक यहाँ पे वत्स, और यहाँ पे मगध, और ये अवंती। इन 4 जनपदों ने आगे चल के लगभग इन सारे के सारे जनपदों, जो 12 और बच गए, उनको अपने अकॉर्डिंग किया, अपने अंडर किया। और अंत में मगध इन तीन जो बाकी बड़े जनपद बच गए, उनको अपने अंडर करके पूरी तरह आगे डायनेस्टी स्थापित होगी, जिसको बोलेंगे हर्यक डायनेस्टी, जो भारत का पहला राजवंश था। एक्चुअल में पहले राजवंश को लेके एक डाउट है। डाउट क्या है कि पहला राजवंश भारत का था बृहदर्थ डायनेस्टी, यानी कि मगध की स्थापना करने वाला राजा था बृहदर्थ। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पहली डायनेस्टी लेते हैं हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी से ही हम स्टार्ट करते हैं। और हर्यक डायनेस्टी का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध को स्टार्ट किया, और मगध को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजात शत्रु, कालाशोक, आगे कालाशोक डायनेस्टी चल जाती है, और उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है। तो मगध पूरी तरह पूरे एरिया को जीत लेता है। और आगे मौर्य डायनेस्टी आती है, तो कलिंग भी इनके अकॉर्डिंग आ जाता है। और 16 महाजनपदों में से एक जनपद पावरफुल बसता है, जिसका नेम था मगध, ठीक है। और उसकी कैपिटल साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में थे बच्चे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जनपद था। बाकी साउथ इंडिया में कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों के रूप में लोग रहते थे। एक्चुअल में अगर आप आज के टाइम की इंडिया की मेन जनरेशन देखोगी, असली जनरेशन इंडिया की है कौन, तो ये साउथ इंडिया के द्रविड़ लोग ही है जो भारतीय हैं। बाकी हम लोग तो, या हमारे पूर्वज कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से आए थे, और उन्होंने वैदिक संस्कृति को यहाँ पे जन्म दिया। तो हम यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, या आगे चल के बंगाल, बंगुल, ये वाले लोग जो है ना, ये सारे के सारे वैदिक संस्कृति वाले लोग हैं, आर्य लोग हैं। और नीचे जो है वो द्रविड़ संस्कृति के लोग हैं, यानी कि भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहीं के थे, भारत के ही थे तो हम भी भारत के, लेकिन हमारी संस्कृति अलग, कल्चर अलग है। अब स्टार्ट करें, आगे जितने आने थे दोबारा से बंगाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो, मैप की तो जरूरत पड़ेगी, आगे कर लेते हैं, दोबारा से मैप बना ही लेते हैं। और किसी का कोई डाउट है क्या?
एक्विजिशन ऑफ बंगाल। चलो बच्चों, बंगाल का अधिग्रहण पढ़ते हैं। इस समय जब अंग्रेज भारत में एंट्री करते हैं, एक्चुअल में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 1757, उस समय यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ा जो लैंड था वो था बंगाल का, बंगाल का। और बंगाल के बाद यहाँ पे जो सेकंड बड़ा लैंड था वो था मैसूर का। और यहाँ पे थर्ड बड़ा लैंड जो था वो था मराठा। और बाकी जो ये लैंड बच गया बच्चों, ये था पंजाब का, पी भी लिख लेंगे। बाकी बीच में बच गया आपका दिल्ली। और ये जो लैंड आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये लैंड था अवध का। देख ले, ये लैंड मद्रास के अकॉर्डिंग आता था। यहां पे हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद। इस एरिया में कर्नाटक, कर्नाटक का नवाब, ठीक है। और यहाँ पे त्रावणकोर वगैरह की छोटी छोटी रियासतें आती थी, यानी कि छोटे छोटे रियासत थे, छोटे छोटे राजा थे। एक्विजिशन ऑफ बंगाल। चलो हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बंगाल का अधिग्रहण कब किया गया? एक्चुअल में बच्चों जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो अंग्रेजों की पहली महत्वाकांक्षा किसको लेके थी? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को लेके थी कि अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। जब अंग्रेजों ने एंट्री किया तो हिस्टोरियन स्मिथ के अकॉर्डिंग, यानी कि एक हिस्टोरियन है जिनका नेम है स्मिथ, और आगे चल के विलियम जोन्स, या फिर मतलब अलग अलग इनके हिस्टोरियन रहेंगे जो अलग अलग अपने विचार एविडेंस देंगे कि अंग्रेज यहाँ पे क्यों आए। तो सबसे पहले हम स्मिथ को लेते हैं। स्मिथ ने कहा कि अंग्रेज जब यहाँ पे आते हैं तो अंग्रेजों का मेन मकसद यहाँ पे आने का था ट्रेड करना। और जब अंग्रेज ट्रेड कर रहे थे तो ट्रेड के अकॉर्डिंग उनके बहुत सी कंपनी के साथ फाइट भी होती है, जिस प्रकार फ्रांस के साथ, डचों के साथ, डेनिस के साथ, पुर्तगीज के साथ। और अंग्रेज सबको इंडिया से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। और एकमात्र कंपनी बच गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब स्मिथ ने कहा कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, और जब वो ट्रेड कर रहे थे तो उन्हें अपने ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सी कंपनियों से फाइट करनी पड़ी। और फाइट के क्रम में ही उन्होंने धीरे धीरे सभी कंपनियों को बाहर कर दिया। और अब बच गए भारतीय राज्य, क्योंकि बाहर की कंपनी, फ्रांस बाहर हो गया, डच, डेनिस, पुर्तगीज बाहर हो गए, तो भारतीय राज्य बच गए। अब जब अंग्रेजों का व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, तो कहीं कहीं उन्हें भारतीय राज्यों से भी प्रॉब्लम होती। जिस प्रकार 1717 का फर्कुशियर का फरमान था, जिसको मैग्ना कार्टा बोला गया, हमने पीछे पढ़ा भी था जब हमने बताया आपको ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया में, बताया कि फर्कुशियर ने एक फरमान दे दिया अंग्रेजों को, कहा कि आप फ्री में ट्रेड कीजिए और साथ में आप मुंबई टकसाल से सिक्के ढाल लीजिए, यानी कि वो सिक्के ब्रिटिश राज्य में, यानी कि इस एम्पायर में क्या रहेंगे? मान्य रहेंगे, मुगल एम्पायर में। तो इस प्रकार के फरमान दिए। उसके साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड का भी उन्होंने निमंत्रण दे दिया और सिग्नेचर करने का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब इन अधिकारों का उल्लंघन करना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से बंगाल में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पहला अंग्रेजों का आने का रीजन क्या था? कि वो ट्रेड के लिए आए, सिंपल सा फंडा था कि वो ट्रेड के लिए आए। अब उसके अगेंस्ट भारतीय इतिहासकार है। भारतीय इतिहासकारों की बात करोगे तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता लक्ष्मीबाई, ये सारे इतिहासकार है। इन्होंने ये बात कही कि भाई अंग्रेज यहां पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं आए। अंग्रेज अगर ट्रेड करने के लिए आते तो वो सिर्फ भारतीय राज्यों से व्यापार करते, यानी कि भारतीय राज्यों में इंटरफेयर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सोची समझी पॉलिसी थी एक। अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले क्या बनाई? कंपनी बनाई ब्रिटेन में, और कंपनी बना के कुछ समय तक वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके धन कमाते हैं, पैसा, वेल्थ इकट्ठा करते हैं, और आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? भारतीय राज्यों के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे वो बंगाल को जीत लेते हैं। बंगाल को जीतने के बाद वो मैसूर को जीतते हैं, मैसूर के बाद मराठवाड़ा, और मराठवाड़ा के बाद पंजाब को कैप्चर करते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इनकी सोची समझी पॉलिसी थी एक, और उस सोची समझी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने यहाँ पे एंट्री किया। लेकिन बच्चों ये दोनों ही विचार, जो दोनों ही एविडेंस हमें मिलते हैं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी कि ये फुलफिल अपने आप में नहीं है। जब हम इनका फुलफिल मत देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंग्रेज आए तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का मतलब था कि हमें ट्रेड करना है। किसके साथ? भारतीय कंट्री के साथ, यानी कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज, फ्रांसीसी, डच, डेनिस ये भी आ चुके थे। बट
ट्रेड करने के क्रम में अंग्रेजों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, यानी कि और कंपनियां भी ट्रेड कर रही थी और कंपनियां ट्रेड कर रही थी तो अंग्रेजों का प्रॉफिट कम हो रहा था। और दूसरी, कुछ राजाओं के द्वारा अदर कंपनियों को रियायतें देना, ब्रिटिश के मुकाबले फ्रांसीसियों को ज्यादा रियायतें देना। जिस प्रकार मैसूर को देखते हैं तो मैसूर फ्रांस को ज्यादा रियायतें देता है, हैदर अली वगैरह, टीपू सुल्तान वगैरह। तो इससे भी अंग्रेजों को प्रॉब्लम थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि हमें भी दूसरी कंपनियों की तरह क्या मिले, रियायतें मिले, जिससे ट्रेड में हम भी ज्यादा पैसा कमाए, वेल्थ कमाए। तो इसकी वजह से अंग्रेजों की भारतीय राजाओं के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे भारतीय राज्यों की आपस की गुटबंदी, यानी कि इनके अंदर आपस की गुटबंदी चल रही थी। बंगाल अवध से हैप्पी नहीं था, अवध दिल्ली से हैप्पी नहीं था, और दिल्ली के ऊपर कंट्रोल था मराठों का उस समय, और मराठों की फाइट चल रही थी मैसूर के साथ। मैसूर की फाइट हमेशा कर्नाटक और हैदराबाद के साथ चलती रहती, और हैदराबाद कभी मद्रास से हैप्पी नहीं था। तो इसकी वजह से भारतीय जो राज्य थे वो आपस में ही उलझे हुए थे, यानी कि भारतीय राज्य आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, और उसी ट्रस्ट का अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट उठाया। और प्रॉफिट उठा के सबसे पहले उन्होंने इंटरफेयर कहां पे किया, बंगाल में किया। और वो बंगाल में इंटरफेयर बच्चों किस प्रकार हुआ, एक्चुअल में घटना, बंगाल की घटना को जब लेते हैं, इंसिडेंट को लेते हैं, तो ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1717 से, यानी कि 1717 से। जब 1717 का टाइम पीरियड हम देखते हैं तो यहां पे बच्चों एक मुगल बादशाह था जिसका नेम था फर्रुखशर। बच्चों मुगल बादशाह फर्रुखशर ने जब बीमार पड़ गया तो इनका एक अंग्रेज डॉक्टर जिसका नेम था मिडलटन, मैंने आपको बताया था, और उसने इसका इलाज कर दिया और कुछ दिन में ये ठीक हो गया। एक्चुअल में फीवर था, ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद बादशाह इतना हैप्पी हुआ अंग्रेजों से कि इसने अंग्रेजों को एक मैग्ना कार्टा दे दिया। एक्चुअल में उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था, वो शाही फरमान था। शाही फरमान का मतलब राजा ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके द्वारा ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ट्रेड कर सकते थे। ट्रेड का कहा गया कि आप कुछ पैसे, यानी कि करीब करीब 10,000 रुपए हमें दो और उसके बदले में सूरत में ट्रेड कर लो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ट्रेड कर लो। दूसरा, आपको जहां फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री का बताया था मैंने, जहां फैक्ट्री लगानी है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हो। तीसरा, अब तक अंग्रेज जो पैसे लेके आ रहे थे बच्चों, वो अंग्रेज कहां से लेके आ रहे थे, यूरोप से लेके आ रहे थे, यानी कि यूरोपीय यूनियन से वो पैसे लेके आ रहे थे। और जब वो यूरोप से पैसे लेके आते तो वो यहां से क्या करते, रॉ मटेरियल खरीदते। और जब, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शांति से बोलो मत, बस बैठ गए, स्टार्ट कर दें दोबारा, ठीक है चलो। अभी तक अंग्रेज कहां से लेके आ रहे थे, यूरोप से पैसा लेके आ रहे थे, यानी कि बुलियन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और यहां से क्या लेके जा रहे थे, रॉ मटेरियल, यानी कि मसाले लेके जा रहे थे। अब अंग्रेजों का बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी कहां पे आ रहा था, यानी कि मेटल तो यहां पे आ रहा था और मसाले भारत के वहां पे जा रहे थे। तो वेल्थ कौन होगा, बंगाल के, धन ज्यादा बंगाल के पास होगा, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, मेटल ज्यादा आ गया। अब देखो, आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया खेत में, गेहूं एक समय बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि आप उसको खा पी गए, खत्म हो गया, दोबारा से गेहूं का प्रोडक्शन करोगे। लेकिन गोल्ड का प्रोडक्शन दोबारा से नहीं होगा, गोल्ड का प्रोडक्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है। धरती में जितना गोल्ड है वो है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन उसका नहीं होगा। मेटल जितना धरती में है वो ऑलरेडी है, समझ में आ रही है आपको बात। सिल्वर जितना है वो ऑलरेडी धरती के अंदर है, इसको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेटल जितना है उतना है। अब देखो, यहां से करेंसी के मामले में वो क्या कर रहे थे, गोल्ड, सिल्वर और बुलियन जो उनकी करेंसी होती थी, यूरो वगैरह, वो लेके आ रहे थे, और उसके बदले में रॉ मटेरियल यहां से लेके जा रहे थे। तो अंग्रेजों को मुगल बादशाह फर्रुखशर ने एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, देखो बॉम्बे पहले कैथरीन को दहेज में दे दिया गया था और जॉर्ज के साथ शादी हो गई थी, यानी कि अब बॉम्बे इनके कंट्रोल में था। और अगर बॉम्बे इनके कंट्रोल में था तो बॉम्बे के अंदर इन्होंने शाही टकसाल लगाई। टकसाल का मतलब ये होता था बच्चों कि वहां पे करेंसी बनाई जाती थी, जिस प्रकार अभी आरबीआई बनाता है या हमारा बैंकिंग सिस्टम करेंसी बनाता है, उसी टाइप से उसको बोला जाता था शाही टकसाल। और शाही टकसाल में करेंसी बनाई जाती थी यहां पे। तो मुगल बादशाह फर्रुखशर ने बोला कि भाई आप ना यही की करेंसी से आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि अब अंग्रेजों को करेंसी लाने के लिए कहां नहीं जाना पड़ेगा,
यूरोप नहीं जाना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, भारत में ही रुपयों को छापेंगे और उन्हीं रुपयों से क्या कर लेंगे, यहां पे ट्रेड कर लेंगे। अब दूसरा, जब इन्हीं रुपयों से ट्रेड किया जाता, इसके साथ साथ मुगल बादशाह फर्रुखियत ने उन्हें कहा कि भाई जो बंगाल में आपकी निजी वस्तु है, यानी कि जिस भी सामान का आप ट्रेड करना चाहते हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बंगाल का नवाब अलग है, बंगाल का नवाब है तो दिल्ली के नीचे, लेकिन नवाब देखो फर्रुखियत के पास कोई पावर ही नहीं है, बड़ा पावरफुल लीडर नहीं है, तो बंगाल को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब बंगाल पूरी तरह दिल्ली के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन फर्रुखियत ने फरमान दे दिया। अब फरमान का अंग्रेजों ने कहा कि हमें तो मुगल बादशाह ने फरमान दिया है कि हम अपनी वस्तु पे सिग्नेचर कर सकते हैं और वो क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी। तो अंग्रेजों ने यहां पे अपने सामान को टैक्स फ्री करवा लिया, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया में। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में बच्चों ये सामान टैक्स फ्री हुआ, तो अंग्रेजों ने जो भारतीय व्यापारी होते थे उनके सामान पे भी सिग्नेचर करना स्टार्ट कर दिया। और अब उनके सामान पे सिग्नेचर करेंगे तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू सेक्टर में हानि किसको होगी, जो बंगाल में नवाब बैठा है। फर्रुखियत को तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो दिल्ली में बैठा है। अब नवाब को रेवेन्यू में हानि हुई, और जब नवाब को रेवेन्यू में हानि हुई तो नवाब ने बार बार कहा कि आपके जो गुमताशों का मतलब होता था जो इनके एजेंट होते थे, अंग्रेजों के एजेंट, बार बार अंग्रेजों के व्यापारी एजेंट, ट्रेडमैन भारतीय नवाबों की अवहेलना करते, और जिसकी वजह से नवाब पैनिक हो गया और नवाब ने कहा कि मैं आपको यह अधिकार नहीं दे सकता सिग्नेचर करने का। दूसरा, अंग्रेजों ने इस समय तक बच्चों यहां पे है कासिम बाजार, कासिम बाजार, मार्केट नहीं बोलोगे, कासिम बाजार ही बोलोगे, कासिम बाजार। और कासिम बाजार में एक फैक्ट्री लगाई, और इसी के साथ उन्होंने उड़ीसा के बालासोर में भी एक फैक्ट्री लगाई, बताया था, बालासोर में भी फैक्ट्री लगा ली। और कासिम बाजार और बालासोर में फैक्ट्री लगने की वजह से बच्चों अंग्रेजों का रोजाना का ट्रेड हो गया किसके साथ, बंगाल के साथ। जब तक उनकी यहां पे फैक्ट्री नहीं थी तो ट्रेड रेगुलर नहीं होता था, लेकिन अब यहां पे ट्रेड हो गया रेगुलर, और रेगुलर ट्रेड होने की वजह से नवाब को राजस्व में हानि भी रेगुलर होगी। और इसी समय बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है सिराजुद्दौला, जो टाइम पीरियड था 1757 का। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, आगे कर लूं मैं इसको, ठीक है। बंगाल में बच्चों नया नवाब आता है सिराजुद्दौला। ये कब बनता है, 1756 में बनाया जाता है, 1756 में। और जब ये नवाब बनाया जा रहा था बच्चों, तो दो व्यक्ति इसके विरोधी थे। एक तो इसकी मौसी जी, जिसका नेम है घसीटी बेगम, ठीक है, नोट कर लो, आप भी कर लो। दूसरा शौकत जंग, पहले इसके भाई का नेम ले लो, शौकत जंग। ये कौन था बच्चों, ये पूर्णिया का था, पूर्णिया का सूबेदार था। सूबेदार का मतलब पहले एक वर्ड यूज किया जाता था सूबेदार, अभी का ये समझ लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट का, उस सूबे का क्या था, ये मालिक था शौकत जंग। दूसरा घसीटी बेगम, नोट कर लो। अब घसीटी बेगम को लिखने में भी प्रॉब्लम है, घसीटी बेगम को लिखे कैसे, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। घसीटी बेगम, एक थी बेगम, वो यही थी घसीटी बेगम, वो ये नहीं थी एक्चुअल में, वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे थी। मूवी आई है ना एक थी बेगम, देखी है किसी ने, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी। चलो, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब आप दो नाम याद रखना, एक थी घसीटी बेगम, एक था शौकत जंग। शौकत जंग पूर्णिया का सूबेदार है और किसका भाई है, सिराजुद्दौला का भाई है। और घसीटी बेगम उसकी मौसी है, किसकी, सिराजुद्दौला की। ये दोनों बच्चों इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, सिराजुद्दौला के। इन्होंने कहा कि नवाब पद पे अधिकार किसका है, शौकत जंग का है, ना कि सिराजुद्दौला का है। अब इनके साथ कुछ और लोग मिल गए जो नवाब के वफादार थे, जिनमें कुछ ने मीर कासिम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ,
जगत सेठ, ठीक है। इसके अलावा भी थे मीरेन वगैरह, ये सब लोग थे, और कुछ बंगाल के बैंकर थे, कुछ बंगाल के उद्योगपति थे, वो भी इनके साथ मिल गए। अब देखो इतने लोग अगेंस्ट में, इनमें से मीर कासिम और मीर जाफिर, ये दोनों उनके सेनानायक थे, यानी कि सेना में बड़े पद थे इनके पास, और इनके नीचे सेना रहती थी, किसकी? सिराजुद्दौला की। अब देखो सेनापति ही अंग्रेजों के साथ मिल गए, तो जब बैटल ऑफ प्लासी होगी तो नवाब जीतेगा या हारेगा? हारेगा ही, और बैटल ऑफ प्लासी होगी नहीं, एक्चुअल में लड़ाई हुआ ही नहीं। अभी बात करते हैं उसकी हम। मीर कासिम और मीर जाफर ने शौकत जंग और घसीटी बेगम के साथ मिलके एक योजना बनाई, प्लान बनाया कि हमें नवाब को क्या कर देना चाहिए? पद से हटा देना चाहिए। और इनके साथ बच्चों मिल गया वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट नाम का व्यक्ति था जो कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख हेड था। अभी बताया कासिम बाजार की फैक्ट्री लगाई, कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था वेंसी टार्ट। और वेंसी टार्ट और होलवेल, जेड.जी. होलवेल, इन सब ने मिलकर बच्चों एक योजना बनाई कि हम नवाब सिराजुद्दौला को क्या करेंगे? नवाब पद से हटाएंगे और नया नवाब बनाएंगे मीर जाफर को। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी तक प्लान ही चल रहा है, और इसी समय जब नवाब ने कहा कि भाई मुझे रेवेन्यू में हानि हो रही है, ये सब उनके साथ मिले हुए थे, और नवाब ने कहा कि मुझे रेवेन्यू में हानि हो रही है, तो अंग्रेजों के गुमता से जो एजेंट काम कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। तो इसी समय अंग्रेजों ने नवाब का विरोध स्टार्ट कर दिया, यानी कि नवाब के अगेंस्ट में खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि हमें फरमान किसने दिया है? मुगल बादशाह फर्रुखियर ने दिया है, और आप तो उनके नीचे हो, तो इसका मतलब आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो नवाब ने कहा कि कासिम बाजार की फैक्ट्री मेरे कंट्रोल में आती है, जो अभी हम बात कर रहे थे। देखो कासिम बाजार, ये कासिम बाजार की फैक्ट्री मेरे कंट्रोल में आती है, और आपने यहां पे फैक्ट्री लगा ली, मुझे इसका निरीक्षण करना है, मुझे देखना है कि इसमें कहीं आप हथियार वथियार तो नहीं लेके आ रहे, कहीं आप मेरे खिलाफ प्लान तो नहीं बना रहे मुझे हटाने का। तो अंग्रेजों ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम निरीक्षण नहीं करने देंगे, देखने नहीं देंगे। इसके बाद नवाब ने कहा कि भाई कलकत्ता को भी देखना है। देखो कलकत्ता की स्थापना जोब चौरनोक ने की, बताया था आपको मैंने, और इसको गोविंदपुर, सुतांती, कालीकत्ता, 3 जगह थी जिनके ऊपर कलकत्ता नगर की स्थापना हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कलकत्ता को भी देखना है, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, और अंग्रेजों ने कलकत्ता को फोर्ट के रूप में बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक किले का रूप देना स्टार्ट कर दिया, और अपनी सेना को यहां पे अपॉइंट कर लिया। अब देखो नवाब के सामने प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कलकत्ता मुर्शिदाबाद के नीचे। अब कलकत्ता से अगर मुर्शिदाबाद जो कैपिटल है नवाब की अटैक करोगे तो नवाब को हारना ही पड़ेगा। नवाब ने कहा कि मैं अपनी कैपिटल के नजदीक आपका फोर्ट नहीं बनने दूंगा, क्योंकि बंगाल किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में है। और इसी समय बच्चों नया इंसिडेंट होता है, एक व्यक्ति था जेड.जी. होलवेल, लिख लो, जेड.जे. होलवेल। जेड.जे. होलवेल ने बोला बच्चों ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक्चुअल में ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? ये बच्चों 20 जून और आगे लिखो 1756 की घटना थी। 20 जून 1756 की एक घटना थी, और वो घटना एक्चुअल में क्या थी? जेड.जे. होलवेल ने बोला कि भाई नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों को, 146 नंबर ऑफ पर्सन, टोटल 146, इनको, ये सारे के सारे ब्रिटिश ट्रेडमैन थे, ब्रिटिश के व्यापारी थे। इनको नवाब ने सिग्नेचर करने की वजह से इनको एक काल कोठरी का मतलब एक होल में कैद कर दिया। और उस होल की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? उसकी लंबाई थी 16 फीट और चौड़ाई 14 फीट 10 इंच। तो 146 लोगों को एक छोटे से रूम में नवाब ने बंद कर दिया, और जब सुबह उस रूम को खोला गया, ओपन किया गया, तो उसमें से 123 लोग मारे गए। ये बात बोली जेड.जी. होलवेल ने, यानी कि 123% क्या कर गए? मर गए। और ये सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। अब अंग्रेजों को गुस्सा तो आएगा, क्योंकि उनके व्यापारी मार दिए। लेकिन बच्चों अगर इतिहास में इसका सही से वर्णन किया जाए, तो उस समय के जो इतिहासकार थे, जो मुगलों के इतिहासकार थे, उन्होंने इस विषय के बारे में हमें नहीं बताया कि ब्लैक होल की ट्रेजेडी कोई हुई या नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ होता
तो मुसलमानों के जो इतिहासकार उनका इतिहास जो लिख रहे थे वो भी तो हमें बताते, मुगलों का इतिहास लिख रहे थे वो भी बताते, या नवाब का जिसने इतिहास लिखा वो भी बताते। उन्होंने इस बात का कोई वर्णन नहीं किया, इसलिए मॉडर्न इतिहास में यह बात मानी जाती है कि ये अंग्रेजों की मनगढ़ंत कहानी थी, यानी कि वो बंगाल को कैप्चर करना चाहते थे और किसी भी टाइप से नवाब के ऊपर अटैक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे मतलब सिराजुद्दौला ने हमारे लोगों को मारा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बंगाल के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो जज जी होलवेल ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई बच्चों? 20 जून 1756 को हुई और इसमें 123 लोग मारे गए। अब ये घटना हो गई तो नवाब ने तुरंत इसके बाद कहा कि मुझे कासिम बाजार और कलकत्ता की फैक्ट्री का निरीक्षण करना है, यानी कि आपको फोर्ट नहीं बनाने दूंगा। और नवाब अपनी बड़ी सेना लेके कलकत्ता के लिए निकल पड़ता है, युद्ध के लिए निकल पड़ता है। जब नवाब युद्ध के लिए निकलता है तो इसी समय बच्चों क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव नाम का व्यक्ति मद्रास से अंग्रेजों की बड़ी सेना लेके पहुंच जाता है बंगाल, कलकत्ता पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से फाइट नहीं हुई और दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। यानी कि 1756-1757 से पहले एक फाइट हुई 1756 में, जो कि फाइट नहीं हुई और नवाब को बाध्य होकर ट्रीटी करनी पड़ी, किसके साथ? क्लाइव के साथ। नवाब ने ट्रीटी कर ली और नवाब ने कहा कि अंग्रेजों के अधिकार है बंगाल में ट्रेड करने के, यानी कि बंगाल में ट्रेड करने के अधिकार नवाब को मानने पड़े। और पूरा का पूरा बंगाल अब किसके कंट्रोल में था? ट्रेड के रिगार्डिंग अंग्रेजों के कंट्रोल में था, यानी कि अंग्रेज ट्रेड कर सकते थे। इसके साथ साथ नवाब ने यह बात भी मान ली कि अंग्रेज जो बॉम्बे टकसाल से सिक्के बना रहे हैं, कोइंस बना रहे हैं, उन कोइंस को बंगाल में मान्यता होगी, यानी कि बंगाल में वो सिक्के चल सकते हैं और उनसे अंग्रेज ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों का यहां तक मन नहीं भरा, अंग्रेजों ने कहा हमें तो हटाना ही नवाब को है, और यहां से स्टार्ट होती है बच्चों बैटल ऑफ फ्लासी। एक्चुअल में बैटल ऑफ फ्लासी का रीजन क्या था? जब अंग्रेजों ने दोबारा से अपने गुमता से अपने एजेंट भेज के अंग्रेजों ने जब उन्हें अधिकार मिले तो अंग्रेजों ने अपने एजेंट भेज के बंगाल में न्यायिक कार्य यानी कि जस्टिस सिस्टम को भी करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने अपने एजेंट लगा दिए कि कोई भी मुकदमा आए किसी का, लड़ाई का, झगड़े का, रेवेन्यू सिस्टम का, तो आप ही उसका निर्णय कर दो, नवाब के पास कोई जाए ना। अब नवाब परेशान, नवाब कहता यार मालिक मैं हूं और निर्णय कोई और ही कर रहा है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम क्या करें, ये तो हमें तो फरमान मिला है फरकुशर से। अब नवाब ने कहा अब तो इनके साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, और नवाब बच्चों सिराजुद्दौला 50,000 की बड़ी सेना लेके बैटल ऑफ फ्लासी, बैटल ऑफ फ्लासी हो गया जून 1757, जून 1757 में हुई। इसमें बच्चों अब देखो इसमें बैटल ऑफ फ्लासी में हुआ क्या, ये कोई ओपन फाइट नहीं थी, बैटल ऑफ फ्लासी ओपन फाइट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इस फाइट में एक साइड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव के 1100 अंग्रेजी सैनिक और 200 भारतीय सैनिक, यानी कि इंडियन और ये ब्रिटिश, सारी की सारी सेना कितनी थी? 1300 लोगों की थी। और इधर वर्सेस कौन रहा? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के साथ प्लस में कौन कौन थे बच्चों? मीर कासिम, मीर जाफर, इसका भाई शौकत जंग, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ऊपर लिख रहा हूं, ये लोग सिराजुद्दौला के पक्ष में थे। लेकिन इनमें से ये चारों और ये पांचवा जगत सेठ, ये किसके साथ मिल गए? क्लाइव के साथ मिल गए। और अब बच्चों बैटल ऑफ फ्लासी हुई भागीरथी रिवर के किनारे आमरकुंज नामक जगह पे, ठीक है, यानी कि भागीरथी रिवर थी और जगह थी आमरकुंज, वहां पे लड़ाई हुई। और जब बैटल ऑफ फ्लासी हुई तो बैटल ऑफ फ्लासी में जो मीर जाफर और मीर कासिम, ये दो लीडर दिखाई दे रहे हैं, ये इनके सैनिक लीडर थे। इन्होंने नवाब को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया
इन्होंने कहा कि युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए और हमें आज नहीं कल लड़ना चाहिए। अब नवाब भी पागल था, नवाब ने कहा हाँ ठीक है कल लड़ते हैं। नवाब बैठा है कहां, मुर्शिदाबाद में, लड़ने के लिए किनको भेज दिया, इनको। अब इन्होंने कपटपूर्ण परामर्श दे दिया कि भाई कल लड़ना है। नवाब ने कहा ठीक है कल लड़ते हैं। यहां पे नवाब के पास सेना कितनी, 50,000 की बड़ी सेना, अंग्रेज कितने, 1300। भाई 50,000 से 1300 लड़वाओगे तो क्या होगा, 1300 का तो कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन यहां पे लड़ाई कौन जीते, ब्रिटिशर, क्लाइव जीता। रीजन क्या रहा बच्चों, रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि ये 50,000 की सेना किन लोगों के अंडर में थी, मीर कासिम और मीर जाफर के अंडर में थी। लेकिन फिर भी नवाब के दो विश्वसनीय सिपाही, मीर मदान और एक उसके साथ जो लीडर रहा उसका, उन दोनों ने लड़ाई की, जिसको मदन मोहन भी बोलते हैं। मीर मदान और मदन मोहन दोनों ने लड़ाई की किसके खिलाफ, क्लाइव के खिलाफ, और वो दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। वो नवाब के विश्वसनीय थे और करीब करीब इधर नवाब की साइड से 500 सैनिक मारे गए और इधर कुछ ही सैनिकों को चोटें आई, यानी कि मारा कोई नहीं गया अंग्रेजों में से, चोटें आई और इनके 500 प्लस सैनिक मारे गए। तो इससे हमें पता चलता है कि बैटल ऑफ प्लासी कोई ओपन फाइट नहीं थी, ये एक बंद फाइट थी। यानी कि आज के क्रिकेट मैच की तरह, जिसको मैच फिक्सिंग बोलते हो, आज के क्रिकेट मैच की तरह इसका निर्णय पहले ही हो चुका था कि डिसीजन क्या होगा, और इसका डिसीजन पहले ही हो चुका था। अंग्रेजों ने जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया तो अब जो बच्चों सिराजुद्दौला था वो मुर्शिदाबाद से भाग गया और मुर्शिदाबाद से भाग के चला गया मुंगेर। और जब मुंगेर जाता है तो मीर जाफर का बेटा, जिसका नेम है मीरेन, मीर जाफर का बेटा मीरेन उसका पीछा करता है और मीरेन उसकी मुंगेर में हत्या करवा देता है और यहीं से सिराजुद्दौला का पत्ता खत्म। अब बैटल ऑफ प्लासी कौन जीत गए, अंग्रेज जीत गए। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद भी अंग्रेज खुद वहां के सम्राट नहीं बने बंगाल के। अंग्रेजों ने कहा कि हम नवाब बनाएंगे, और नवाब किसे बना दिया, मीर जाफर को। यानी कि नया नवाब कौन आया, मीर जाफर। तो 1757 में नया नवाब बना बच्चों मीर जाफर, सिराजुद्दौला के बाद। और जब मीर जाफर आ गया तो मीर जाफर ने नवाब बनते ही लॉर्ड क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी दे दी। 24 परगना, 24 परगना, 24 परगना बच्चों अभी भी जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना। लेकिन पहले वो बहुत बड़ा था, अब तो उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, छोटे छोटे जिले बना दिए गए। 24 परगना की जमींदारी किसको दे दी गई, क्लाइव को दे दी गई। और इसके साथ साथ अंग्रेजों को मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद करोड़ों रुपया दिया, यानी कि लिमिट नहीं थी। अंग्रेजों को बहुत बड़ा पैसा मिला मीर जाफर से, यानी कि बहुत बड़ा पैसा मीर जाफर ने अंग्रेजों को दिया नवाब बनने के क्रम में, और 24 परगना की जमींदारी भी क्लाइव को दे दी। अब अंग्रेजों को लगा कि हम नवाब बनाते हैं तो हमें तो बहुत पैसा मिलता है, और ये पैसा अंग्रेजों ने किसके लिए यूज किया, ये पैसा अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति यानी कि मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए और ट्रेड करने के लिए यूज किया। अब देखो, पहले अंग्रेजों को पैसा बाहर से लाना पड़ रहा था, अब अंग्रेजों ने पैसा कहां से लिया, नवाब से ही पैसा लिया और उसी पैसे से सामान खरीद लिया और कहां भेज दिया, बाहर भेज दिया। तो यहां इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा या नहीं होगा, यानी कि भारत से पैसा कहां चला जाएगा, ब्रिटेन में चला जाएगा। तो मीर जाफर ने जब 24 परगना की जमींदारी दी और इसके साथ साथ करोड़ों रुपया अंग्रेजों को दे दिया, तो इससे अंग्रेजी कंपनी ने भारत में बड़ी सेना खड़ी कर ली। यानी कि पहले कंपनी के पास कितने, यही 1100-1200 सैनिक, लेकिन अब कंपनी के पास करोड़ों रुपया आ गया तो उसने बड़ी सेना खड़ी कर ली। और बड़ी सेना किन के संसाधनों पे खड़ी की गई, इसी संपूर्णता प्रभुत्व बंगाल के संसाधनों के ऊपर खड़ी की गई, जिसे हम पहले सोने की चिड़िया भी कहते थे। हाँ डियर बताओ, बोलो, हो गया इतना जल्दी, कमाल है। ठीक, बता देते, मैं बता देता यार। देखो वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, अगर होता ना तो तुम्हारे साथ नहीं होता। चलो कोई बात, दिल पे मत लेना, छोटे छोटे दिल है तुम्हारे, टूट जाएंगे कोई बात। 24 परगना की जमींदारी और करोड़ों रुपया
नवाब को, मतलब नवाब बनाने पे मीर जाफर को मिला। अब बच्चों अंग्रेजों ने कहा, जब मीर जाफर पूरी तरह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरा, तो अंग्रेजों ने कहा दोबारा से नवाब बनाते हैं, और अंग्रेजों ने अब बिना युद्ध किए ही अगला नवाब बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम कब? 1760 में, 1760 में। अब 1760 में नया नवाब बनाया गया, तो इस नवाब ने भी भाई अंग्रेजों को बहुत पैसा दिया। इसने नवाब बनते ही मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान, 3 एरिया याद रखना। मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान की जमींदारी किसे दे दी? अंग्रेजों को दे दी। देखो 24 परगना की जमींदारी पहले अंग्रेजों के पास, और जैसे ही मीर कासिम नया नवाब बना तो मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान की जमींदारी दे दी, और प्लस में 29 लाख रुपए केस दे दिए। अब देखो आज के टाइम में 29 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन ये देखो आज से 300 साल पहले 29 लाख रुपए की वैल्यू क्या होती थी। यानी कि अगर आप 29 लाख रुपए लेके निकलते तो आप पूरा शहर क्या मतलब पूरा दिल्ली खरीद लेते यार 29 लाख रुपए में। उस समय इतना ज्यादा पैसा नवाब को किन्हें देना पड़ा? अंग्रेजों को देना पड़ा। और अंग्रेज फिर से संसाधन क्रिएट करते हैं, और अंग्रेजों ने फिर से ये पैसा किसके लिए लगाया? अपने ट्रेड के लिए और अपनी मिलिट्री को खड़ा करने के लिए। अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी, यानी कि अंग्रेजों का जो कूटनीतिक फैक्टर था वो बढ़ता जा रहा था, और अंग्रेजों को जैसे जैसे लालच बढ़ता गया वैसे वैसे ये नवाब से क्या चाहते कि नवाब हमें और पैसा दे। लेकिन अब और पैसा बंगाल में बचा ही नहीं, नवाब दे कहां से? क्योंकि मिदनापुर, चटगांव या वर्धमान की जमींदारी इनके पास आ गई, 24 परगना भी इनके पास आ गया। अब नवाब को रेवेन्यू आता कहां से था? इसी लैंड से रेवेन्यू आता था। तो नवाब के पास बड़ी मात्रा में संसाधन ही नहीं बचे, तो नवाब अब अंग्रेजों को पैसा कहां से दे? दूसरा, मीर कासिम जो था वो बच्चों मीर जाफर की तरह पागल नहीं था। जो मीर जाफर था वो तो अंग्रेजों के कहने पे काम करता था, लेकिन मीर कासिम एक चतुर और समझदार व्यक्ति था, क्योंकि ये पहले सेनानायक भी रहा हुआ था और ये अंग्रेजों की चाल से भली भांति वाकिफ था। इन्होंने ये समझता था कि अंग्रेजों ने जब मीर जाफर को उतरवा दिया पद से, तो वो मुझे कौन सा छोड़ेंगे। यानी कि अगर मैंने अपनी सेना को पावरफुल नहीं किया तो अंग्रेज मुझे भी कभी भी हटा सकते हैं। और मीर कासिम ने बच्चों अपनी पहला काम ही किया, अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया। पहले इनकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, और अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से ले गया मुंगेर, यानी कि कलकत्ता से दूर ले गया। कलकत्ता में कौन बैठे थे? अंग्रेज। जोब चोरनोक था, यानी कि उसने कलकत्ता को बनाया, और अंग्रेज बैठे थे, तो वो पहले अपनी कैपिटल को मुंगेर ले गया, ताकि अंग्रेजों के जो बेकार का दूषित वातावरण था उससे दूर रहे। यानी कि जो वो योजना बनाए, प्लान बनाए, उसका अंग्रेजों को पता ना चले। अब कैपिटल मुंगेर लेके गया, उसके साथ साथ उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना स्टार्ट कर दिया। देखो पहले नवाब की या मुगल बादशाह की या मैसूर की, मराठों की जो सेनाएं होती थी वो बच्चों किससे लड़ रही थी? तलवार से, भालों से, पेनल, परफोरेशन, स्वॉर्ड, इनसे लड़ रही थी। और अंग्रेज किससे लड़ रहे थे? बंदूक से। अब तलवार लेके कोई बंदा आएगा, गोली पहले लग जाएगी, 500 मीटर की दूरी पे गोली लग जाती। और नवाब कहता ये मतलब हो क्या रहा है, जीतेंगे कैसे? तो अब मीर कासिम इस बात को अच्छी तरह समझता था, और मीर कासिम ने किसका कमाल है यार, साइलेंट करके बैठ जाया करो, साइलेंट रखो फोन को, देखो कंट्रोल करो यार, ठीक है। अतीत याद मत करवाया करो यार, तुम कंट्रोल में रहो, ठीक है। चलो कोई बात, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चे हो ना तुम, फोन वगैरह साइलेंट, ठीक, खास करके मेरी क्लास में, क्योंकि मुझे ना, मैंने अलाइनमेंट बहुत लोगों की सेट की है यार, ये जो आपकी अलाइनमेंट हिल जाती है ना, बहुत सेट की है। तो आप कोशिश किया करो साइलेंट, सिलेक्शन लेना है यार, ये सब ये बहुत छोटी बातें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों, मीर कासिम ने पहला काम क्या किया? अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया। दूसरा, इसने किया कि भाई मैं अपनी सेना को मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से बनाऊंगा, यानी कि जैसे अंग्रेजों की सेना है वैसे सेना बनाऊंगा। अब अंग्रेज तो उसे सहयोग देने वाले थे नहीं,
क्योंकि अंग्रेजों की जैसा सेना बनाएगा तो कल को अंग्रेजों को मीर कासिम को भी तो नीचे उतारना था। तो इस क्रम में नवाब ने फ्रांसीसियों से भी संबंध स्थापित किए, नवाब ने डचों पुर्तगीजों से भी संबंध स्थापित किए कि भाई हमें मॉडर्न बंदूकें चाहिए और हमें हमारे सैनिकों को क्या करो, ऐसा प्रशिक्षण दो, यानी कि जैसे आप लड़ते हो वैसा इनको लड़ना सिखाओ। अब अंग्रेजों को यह बात अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि वो सेना किसके खिलाफ यूज होनी थी? अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने कहा ये आप नहीं कर सकते। नवाब ने कहा भाई ये आप ही के लिए है, ये सेना आप ही के लिए काम करेगी। अंग्रेजों ने कहा अच्छा हमारे लिए काम करेगी, तो सोचते हैं हम कुछ। फिर दूसरा प्रॉब्लम फ्री ट्रेड का। अब अंग्रेज यहां पे क्या कर रहे थे? बंगाल में अपने सिग्नेचरों का उल्लंघन कर रहे थे, यानी कि उनके व्यापारी होते थे वो पर्सनल सामान पे भी सिग्नेचर कर देते और भारतीय व्यापारियों के सामान पे भी सिग्नेचर कर देते, जिससे राजस्व में हानि किसको हो रही थी? नवाब को। अब मीर कासिम समझदार था इस मामले में। मीर कासिम को पता था कि अगर रेवेन्यू नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो नवाब के पद पे बना रहना मुश्किल है, यानी कि लंबे समय तक तू नहीं रह पाएगा। और मीर कासिम ने एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी डिसीजन लेते हुए सभी को टैक्स फ्री कर दिया कि पूरे बंगाल में टैक्स लगेगा ही नहीं। जितने भी व्यापारी होंगे, जितने भी ट्रेडमैन होंगे, किसी को कोई टैक्स नहीं देना। अब अंग्रेज और भारतीय व्यापारी एक ही लेवल पे आ गए, और जब एक लेवल पे आएंगे तो क्या अंग्रेजों को यह बात पसंद आएगी? नहीं। अंग्रेजों ने कहा ये कैसे कर सकते हो, ये अधिकार तो हमें फर्गुशियर ने दिया था। अब नवाब ने कहा यार ये फर्गुशियर बीच में कहां से आ रहा है? नवाब आप बना रहे हो, फर्गुशियर तो बेचारा चला गया बहुत पहले, और अब तो शाह आलम सेकंड था। शाह आलम सेकंड जो कि अभी एक्चुअल में दिल्ली में कोई बादशाह ही नहीं था, दिल्ली में इस समय मराठे बैठे थे, और शाह आलम सेकंड बैठा था अवध में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे पूरी तरह टैक्स फ्री किया गया। तो अंग्रेजों को यह बात नागवार गुजरी और अंग्रेजों ने फिर से एक घोषणा की कि आज से मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं है, और नया नवाब किसे बना दिया? वापिस से मीर जाफर। तो मीर जाफर दोबारा से बंगाल का नवाब कब बना बच्चों? 1763, 1663 में, और दोबारा से मीर जाफर आ गया। मीर जाफर ने फिर जो बचा खुचा पैसा था अंग्रेजों को दे दिया उठा के। अब अंग्रेज फिर से हैप्पी। अब मीर कासिम ने कहा यार प्रॉब्लम हो गई, तुझे तो मारेंगे। तो मीर कासिम यहां से भाग के चला गया। बच्चों हम बैक चलते हैं थोड़े से। मीर कासिम मुंगेर से भाग के चला गया अवध, यानी कि अवध के नवाब के पास चला गया। और जब मीर कासिम अवध के नवाब के पास चला गया, इस समय बच्चों मराठों का डंका बज रहा था। इस सारे एरिया में मराठे थे, और दिल्ली का बादशाह जिसका नेम था शाह आलम सेकंड, वो भी यहां से भाग के आया हुआ था अवध के नवाब के पास। यानी कि दिल्ली में कोई बादशाह ही नहीं है, दिल्ली में मराठे बैठे हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया तो उससे लड़ने वाले कौन थे? मराठे। बादशाह तो लड़ ही नहीं रहा, बादशाह ने तो कहा दिल्ली छोड़ दी, हम तो बाहर बैठे हैं भाई, तुम ही लड़ लो। अब बादशाह जी यहां पे बैठे अवध में, और यहीं पे बच्चों कौन बैठा है? मीर कासिम। और यहीं पे अवध का नवाब सुजाउद्दौला। देखो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अब अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मीर कासिम ने शरण मांगी कि मुझे रहने के लिए कुछ दिन जगह दे दे। तो अवध के नवाब ने कहा आजा, हमारा भाई है तू। आ गया। और उधर से शाह आलम सेकंड भी आ गया। अब शाह आलम सेकंड के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी बच्चों, 10, 15, 20 सैनिक उसके साथ आए होंगे। जब निर्वासित किया गया उसे दिल्ली से, तो 15-20 सैनिक लेके वो यहां पे आया हुआ था। और इसी टाइप से 15-20 सैनिक मीर कासिम के पास भी थे, और दोनों के दोनों अवध में। अब इन तीनों ने एक गुट बनाया। इन तीनों ने कहा कि हम तीनों मिलकर लड़ाई करेंगे किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देंगे। भाई ये बात आपको 20 साल पहले सोचनी चाहिए थी। अब अंग्रेज बंगाल में क्या हो गए? पावरफुल हो गए। उनके पास बंगाल, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका सारा का सारा रेवेन्यू बंगाल का उनके पास आ गया। तो उनके पास मिलिट्री कितनी बड़ी खड़ी हो गई होगी। दूसरा, उन्होंने भारतीयों को ही मिलिट्री में अपॉइंट कर दिया, यानी कि भारत के लोगों से ही मिलिट्री भर दी अपनी। अब देखो, अब फाइट होगी बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई बच्चों? इधर अवध का नवाब सुजाउद्दौला
शाह आलम सेकंड दिल्ली का बादशाह, और उसके साथ बच्चों मीर कासिम। अब तीनों मिलके लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर नाम की जगह पे ये फाइट हुई, और बैटल ऑफ बक्सर हुई कब? 1764, 1764 में। और 1764 में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, यानी कि मीर जाफर को बना दिया। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद वो मीर जाफर को हटा देंगे और वहां पे नया नवाब ले आएंगे नजमुद्दौला, यानी कि एक और अलग बच्चा लेके आएंगे, छोटा सा बच्चा की अब देखो मीर जाफर तेरा भी काम नहीं है, हम नया नवाब बनाएंगे नजमुद्दौला। तो यहां पे अब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच घमासान युद्ध हुआ, यानी कि अवध के नवाब शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, ये बच्चों ओपन फाइट थी, यानी कि फ्लासी की तरह विश्वासघात नहीं था। फ्लासी तो पूरी तरह विश्वासघात का फाइट था, क्रिकेट मैच था, मैच फिक्सिंग, लेकिन ये मैच फिक्सिंग नहीं था। और दूसरा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला पावरफुल भी था, और वो बंगाल के नवाबों की तरह मूर्ख नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो इनकी तरह फूल नहीं था, वो लड़ाई में खुद लड़ता था, यानी कि खुद फाइट में भाग भी लेता था, पार्टिसिपेट भी करता था। और जब ये फाइट हुई तो बच्चों तीनों के तीनों हार गए, और तीनों के तीनों हार गए तो अब अंग्रेज कहां तक आ गए? अवध तक। अब अंग्रेजों ने कहा अवध को कैप्चर नहीं करना, अवध को वैसे ही रखना बफर स्टेट के रूप में, क्योंकि आगे कौन खड़े थे? मराठे, और अंग्रेज मराठों के साथ लड़ना नहीं चाहते थे इस समय, क्योंकि मराठे कोई बात ही नहीं समझते थे, पागल थे, मरने मारने को तैयार हर समय। और अंग्रेज भाई जब मरने मारने की, जिसके मन से ही डर निकल गया कि मरना है, तो फिर उसको कौन मारेगा? उसको तो कोई मार ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके मन में डर ही नहीं है कि मरना है। तो यहां पे अंग्रेजों ने इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, आगे मराठे खड़े थे। अब अंग्रेजों ने अवध को जीतने के बाद वहां पे बच्चों दो ट्रीटी की, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड। तो इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले ट्रीटी की दिल्ली के बादशाह के साथ, जिसका नेम था शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड और बंगाल का नवाब, नया नवाब बना दिया अब उन्होंने नजमुद्दौला को, नया नवाब नजमुद्दौला, शाह आलम सेकंड प्लस में अंग्रेज। और जब इन तीनों के बीच में ट्रीटी हुई तो इन तीनों की ट्रीटी में नवाब को पेंशन दी गई कि अब जो अवध का, मतलब जो ये नवाब है, बंगाल का नवाब है, इसे 32 लाख रुपए पेंशन भी दिया जाएगा, यानी कि क्योंकि इसके दीवानी अधिकार हमारे पास आ गए तो इसको 32 लाख रुपए पेंशन मिलेगा। दूसरा, शाह आलम सेकंड को भी इन्होंने पेंशन दी, इन्होंने कहा शाह आलम सेकंड को भी हम 26 लाख रुपए देंगे पेंशन के रूप में। दूसरा, इन्होंने कड़ा और इलाहाबाद दोनों का एरिया लेके शाह आलम सेकंड को दे दिया, और कड़ा और इलाहाबाद का एरिया था किसका? प्रयागराज का एरिया, अवध के नवाब का, यानी कि अंग्रेजों को उसमें कोई घाटा नहीं हुआ ट्रीटी में। अंग्रेजों ने क्या किया? कड़ा और इलाहाबाद का एरिया किससे ले लिया? अवध के नवाब से ले लिया और उसे दे दिया शाह आलम सेकंड को। और शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? दोनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ। दोनों को क्या बना दिया? दुश्मन बना दिया, क्योंकि अवध के नवाब का एरिया शाह आलम सेकंड को दे दिया। कड़ा और इलाहाबाद का एरिया मिलने के बाद इसके साथ साथ 26 लाख रुपए पेंशन शाह आलम सेकंड को दे दी गई, और उनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार ले लिए। अंग्रेजों ने कहा कि शाह आलम सेकंड जी आप हमें दीवानी अधिकार दे दीजिए, बदले में हम आपको कड़ा और इलाहाबाद का एरिया दे देंगे। अब शाह आलम सेकंड वैसे ही हारा हुआ था, उसने कहा जितना मिल रहा है ठीक है यार, तो उसने कहा ठीक है, और ट्रीटी हो गई। तो पहली ट्रीटी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को क्या मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी क्या होता था बच्चों? दीवानी एक्चुअल में रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड अधिकार होता था, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम का कलेक्शन कौन करता था? दीवान करता था। और दीवान एक उर्दू वर्ड था। एक्चुअल में जब मुगल बादशाह होता था तो उसके दो टाइप के अधिकारी होते थे, एक दीवान, एक निजामत। निजामत या सूबेदार भी बोल सकते हो। निजामत का काम होता था पुलिस प्रशासन या फिर जो क्राइम होता था उसको देखना, और वो किसके अकॉर्डिंग काम करता था? नवाब के अकॉर्डिंग।
और दूसरा जो दीवानी अधिकारी होता था उसका काम होता था पूरे के पूरे रेवेन्यू को देखना, यानी कि पूरे के पूरे बंगाल से रेवेन्यू का कलेक्शन करके कहां देना, दिल्ली में देना। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह सेकंड से पूरे के पूरे बंगाल के एरिया के दीवानी अधिकार लेके किसे दे दिए, अपने आप के पास रख लिए, यानी कि कंपनी को दे दिए। अब इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी हो गई। अब बच्चों हुई इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी। इलाहाबाद की सेकंड ट्रीटी में अंग्रेजों ने शाह आलम सेकंड को तो साइड में कर दिया। अब उन्होंने कहा आ जाओ अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को बैठाया और सुजाउद्दौला से कहा कि आपसे कड़ा और इलाहाबाद का एरिया तो हमने ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है रख लो, बाकी अवध तो दे दो। उन्होंने कहा बाकी अवध आपके पास ही रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको अपने खर्च पे एक सेना देंगे हम आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आपके ऊपर मराठे अटैक ना करें। और यहीं से स्टार्ट क्या हुई बच्चों, सब्सिडियरी अलायंस। एक्चुअल में अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कहा कि आपको अपने खर्च पे एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। अभी उसको नेम नहीं दिया गया सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि अपने खर्च पे एक सेना आपको अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। अब सेना किसकी होती थी, ब्रिटेन की। खर्चा कौन उठा रहा है, अवध का नवाब। तो अंग्रेजों को फ्री में क्या मिल गई, एक सेना मिल गई जिसका खर्च भी उन्हें नहीं उठाना। और खर्च कौन उठा रहा था, अवध का नवाब। और ये सेना बच्चों, ये अवध आजाद रहा, यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया 1856 तक। यानी कि 100 साल तक अंग्रेजों ने इसे क्या बना के रखा, बफर स्टेट बना के रखा। क्योंकि अगर मराठे अटैक करेंगे तो पहले किस पे करेंगे, अवध पे। और जब तक बंगाल तक आएंगे अंग्रेज क्या हो जाएंगे, पूरी तरह चौकन्ने हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह अपने आप को पावरफुल कर लेंगे। दूसरा, जिस प्रकार नेपाल और भूटान को आज के टाइम में हम क्या रखते हैं, अभी तो हम लैंड लिंक कंट्री बोल देते हैं, पहले बोलते थे लैंड लॉक कंट्री। एक्चुअल में इनको भी बफर स्टेट ही बोला जाता है, क्योंकि चाइना अटैक करेगा तो पहले कहां से घुसना पड़ेगा, नेपाल को रोनता हुआ आएगा। और इतने हम अपनी आर्मी को एक्टिव कर सकते हैं, टाइम होता है हमारे पास। समझ में आ गई। तो फंडा होता है हर एक कंट्री का, ठीक है, अपने पास वो बफर स्टेट बना के रखता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने अवध को क्या बना लिया, बफर स्टेट बना लिया। और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने बच्चों, एक राजा थे बलवंत राय, जिनका नेम था बलवंत राय। और बलवंत राय से अंग्रेजों ने कहा कि अवध के नवाब आप टैक्स वसूलते रहिए। लेकिन बलवंत राय ने अंग्रेजों की सहायता की थी बैटल ऑफ बक्सर में, और इसके बदले में उसने कहा था कि मुझसे कोई टैक्स नहीं लेगा। और अंग्रेजों ने वचन भी दिया था कि तुझसे कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन जब कैप्चर कर लिया गया अवध को, तो अवध के नवाब के साथ जब ट्रीटी की गई तो अवध के नवाब को बोला गया कि आप टैक्स ले लो। अब बलवंत राय ने कहा आपने तो मुझसे वादा किया था कि टैक्स नहीं लेगा कोई। तो उन्होंने कहा वो वादा था, ठीक है, और आप इनको टैक्स दोगे। अब बलवंत राय कर भी क्या सकता था, बेचारा छोटा सा राजा था। तो उसने कहा ठीक है मैं टैक्स दे दूंगा यार, तुमसे नहीं झगड़ना, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पूरी तरह बच्चों क्या कर लिया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल को कैप्चर कर लिया। और बंगाल को कैप्चर करने के बाद यहां पे नया नवाब आ गया, नजमुद्दौला। अब नजमुद्दौला के नवाब आने के बाद, बोलो बोल दो यार, चल कोई बात, ठीक। वाटर बोतल नहीं है यार, ले लोगे बाहर से, ले लो यार। अब अंग्रेजों ने बच्चों बंगाल को जैसे ही कैप्चर किया तो बंगाल में अंग्रेजों ने डायरची सिस्टम को लागू किया। डायरची सिस्टम को एक्चुअल में बोलते हैं दोहरा सिस्टम या दोहरी प्रणाली। दोहरी प्रणाली के अकॉर्डिंग क्या किया अंग्रेजों ने, देखो अभी हम आगे चलते हैं। पोडियम में है, पोडियम में है। डायरची सिस्टम, डायरची सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों देखो, अब अंग्रेजों ने 1765 के बाद बंगाल में डायरची सिस्टम को लागू कर दिया। और इसके अकॉर्डिंग पहला अधिकार होता था दीवानी और दूसरा होता था निजामत। निजामत को सूबेदार भी बोलते थे, निजामत या सूबेदार। नहीं है यार, अच्छा ठीक है लेके आ रहे। दीवानी और निजामत,
आप साथ के साथ ना नोट करते रहना, या नहीं कर रहे तो कर लोगे बाद में, ठीक। अब यहां से स्टार्ट हुआ बच्चों डायरची सिस्टम। डायरची सिस्टम के अकॉर्डिंग दो अधिकार होते थे, एक तो दीवानी, एक निजामत। पहले दीवानी को समझो, दीवानी क्या थी? दीवानी को बच्चों बोलते थे रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम का मतलब होता था कि जिसमें टैक्स का सारा के सारे टैक्स का लेन देन किसमें होता था? दीवानी में होता था। यानी कि दीवानी कोई ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर है, ठीक है। दीवानी जो ऑफिसर होता था वो किसके नीचे काम करता था? पूरी तरह वो मुगल बादशाह के नीचे काम करता था, यानी कि दिल्ली के नीचे काम करता था। और जितना दीवानी, जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसकी देख रेख या ब्यौरा दीवानी अधिकारी ऑफिसर देता था। किसको? मुगल बादशाह को। और ये मुगल बादशाह ने दीवानी और निजामत के ऊपर अपना जो सूबा बनाया, बंगाल जिसको प्रांत बनाया, एक एरिया बनाया, तो उस बंगाल में एक नवाब अपॉइंट कर दिया मुगल बादशाह ने। और नवाब इन दोनों अधिकारियों के ऊपर होता था और सीधा डायरेक्ट किसके नीचे होता था? मुगल बादशाह के नीचे होता था। अब दीवानी का काम था रेवेन्यू सिस्टम को देखना, और दीवानी किसके पास आ गई? ब्रिटिशर के पास, ब्रिटिश। अब देखो, ब्रिटिश या अंग्रेजों के पास अगर दीवानी आ गई तो अंग्रेज टैक्स का कलेक्शन तो कर लेंगे, सारा का सारा पैसा ले लेंगे, और नवाब को कहेंगे भाई पुलिस प्रशासन, और पुलिस के साथ साथ दूसरा जस्टिस सिस्टम। ये कौन देखेगा? नवाब देखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन और जस्टिस सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहां से आ रहा था? दीवानी से। और दीवानी कौन ले गए? अंग्रेज। तो नवाब जस्टिस सिस्टम को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। यानी कि निजामत के अधिकार नवाब के क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब बच्चों 1765 1765 टू 1772 1772 तक बंगाल में रहा डायरची सिस्टम, और इसके बाद बंगाल में आएगा जमींदारी व्यवस्था, यानी कि जमींदारी रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब डायरची सिस्टम के अकॉर्डिंग नवाब ने, यानी कि ब्रिटिशर ने पूरा का पूरा टैक्स का कलेक्शन किया, और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन या जो एरिया में अपराध हो रहे हैं उनको कौन देखेगा? उनको देखेगा नवाब। अब एरिया में अपराध की दर बढ़ गई, क्राइम होने लग गए। क्राइम क्यों होने लग गए बच्चों? क्योंकि जो रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने लागू किया अंग्रेजों ने, इन्होंने ठेके पे दे दिया। बोली, जो सबसे बड़ी बोली लगाता उसको ये टैक्स कलेक्शन का एजेंट बना देते, गुमताशा बना देते कि भाई तू टैक्स कलेक्शन करके लेके आएगा, हमें तो पैसा चाहिए। अब मान लो एरिया का टैक्स था टोटल 20 रुपए, एग्जाम्पल। अंग्रेजों ने इसके लिए बोली लगाई और किसी ने कहा कि मैं 22 रुपए इकट्ठे करके दूंगा, तो अंग्रेजों ने उस 22 रुपए वाले को क्या दे दिया? उसका ठेका दे दिया। और यहीं से स्टार्ट हुई बच्चों ठेकेदारी प्रथा। अब अंग्रेजों ने ठेका स्टार्ट किया और बोली पे वो क्या करने लगे? राजस्व को देने लगे। तो इससे बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर में इन रेवेन्यू सिस्टम, दीवानी वाले अधिकारी जो अंग्रेजों के एजेंट थे, उन्होंने किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया, हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जब हरासमेंट करना स्टार्ट किया तो वो जबरदस्ती किसानों से टैक्स लेते, क्योंकि उन्होंने बड़ी बोली लगा के आगे अंग्रेजों को देना है, और अगर अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेज उनका जमींदारी सिस्टम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो बड़ी बोली लगाई जाती, और इस बड़ी बोली के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होता गया? हास होता गया। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हो गया? पूरी तरह पतन हो गया, डिक्लाइन में चला गया। क्योंकि जो ये गुमताशे, जो एजेंट थे, पहले क्या होता था, जब मुगल सिस्टम चल रहा था तो जो रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पैसा बादशाह के पास जाता, वो फिर से घूम के कहां आ जाता? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आ जाता। जिस प्रकार, एग्जाम्पल समझो, आज आपने खेत में फसल बोया, कोई भी फसल, धान, वीट, राई, जो भी आपने बेचा मंडी में कमीशन एजेंट के पास, कमीशन एजेंट ने खरीदा, आपको पैसा दे दिया। अब पैसा कहां से निकला? आरबीआई बैंक से निकला। वो बीच से होता होता आपके पास आ गया और आपने फसल बेच दी।
अब वो पैसे से आप क्या करोगे, आप कुछ प्रोडक्शन खरीदोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे। जिस प्रकार आपने कहा इस बार फसल अच्छी हो गई तो मारुति खरीद लेता हूं, अच्छा अब तो मारुति आती नहीं, बड़ी गाड़ियां आती है ना, ठीक है, आपने कोई बड़ी गाड़ी ले ली, नहीं फॉर्च्यूनर तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किसान नहीं ले पाता, बीच की ले लो यार, 6-7 लाख वाली ले लो ना, बोलेरो, हाँ स्विफ्ट सही रहेगी, ठीक है ये ले लो, चलो थार ले लेते हैं, किसानों के पास थार ऐसा कुछ है, ठीक है चलो, तो कोई गाड़ी ले ली आपने, अब वो गाड़ी का पैसा किसके पास गया, इंडस्ट्री के पास, और इंडस्ट्री से वापस पैसा किसमें चला गया, बैंक में चला गया। समझ में आ गई, यानी कि पैसे का सर्कुलेशन चल रहा था। लेकिन यहां पे सर्कुलेशन किस टाइप का हुआ, दीवानी अंग्रेजों के पास आई, अंग्रेजों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसे से रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब वो रॉ मटेरियल खरीद के उन्होंने रॉ मटेरियल कहां पे भेज दिया, ब्रिटेन में। तो यहां से रॉ मटेरियल तो कम हुआ ना, क्योंकि रॉ मटेरियल कहां पे चला गया, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से कोई पैसा भी नहीं आया उसके बदले में, यानी कि नई पूंजी बनना ही बंद हो गया। और नई पूंजी बनना बंद होगा तो भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या होता जाएगा, पतन होता जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो जाएगा। और यहीं पे बच्चों 1770 में बंगाल का सबसे बड़ा अकाल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का हो गया पतन। और अब जो बंगाल के लोग थे वो धन कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए खेती कर रहे थे, यानी कि हम किसी भी तरह जिंदा रह जाएं, यानी कि वो इसलिए खेती कर रहे थे ताकि उनका पेट भरता रहे। और अब खेती में लाभ का यानी कि प्रॉफिट का धंधा खेती नहीं रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं रहा, जिसकी वजह से बंगाल की सभ्यता का पतन हो गया और यहां के लोगों में जो काम करके धन कमाने की जो वैल्यू थी वो नीचे गिरती गई। अब दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में पतन होगा तो बहुत से लोग खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए थे, और बहुत से लोग खेतीबाड़ी से आगे इंडस्ट्री चलती थी, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री चलती थी, उनमें लगे हुए थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जब खेतीबाड़ी का पतन हो गया तो जो इंडस्ट्री वाले लोग थे उन्हें कहा कि आप हमारी इंडस्ट्रियों में काम करो। जो अंग्रेजों ने बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई, जिस प्रकार ब्रिटेन में उन्होंने कपड़ा उद्योग लगाया और भारत के कपड़ा उद्योग को, क्लॉथ मार्केट को पूरी तरह खत्म कर दिया, क्लॉथ इंडस्ट्री को। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप हमारी इंडस्ट्री में काम करो, और अब वो अंग्रेज की इंडस्ट्री में काम करते तो अंग्रेज उतना ही पैसा देते उन्हें जितने पैसे थे उनका भरण पोषण होता, यानी कि खाना पीना चलता रहता। तो इससे प्रॉफिट का तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए कि हम अंग्रेजों की कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। देखो कपड़ा बुनने के लिए अंगूठा चाहिए, तो जुलाहे एक वर्ग था, एक क्लास होती थी जो कपड़ों को बुनती थी, धागे को बनाती थी। तो उसने अपने अंगूठे कटवा लिए, जिसको बोला जाता है ददनी सिस्टम। तो ददनी सिस्टम की शुरुआत कहां पे हुई, इसी टाइम पीरियड में 1765 टू 1772 में हुई। और जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए और पूरी तरह बंगाल की सभ्यता का पतन हो गया। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया, तो जो लोग रहे वो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। और यहां पे क्राइम रेट बंगाल में बढ़ गया। जब क्राइम रेट बढ़ा तो क्राइम का डिसीजन किसे करना है, यानी कि क्राइम हो रहा है तो उसको जस्टिस किसको देना है, नवाब को। निजामत नवाब के पास थी। अब नवाब अधिकारी ब्यूरोक्रेसी रखे कैसे, अगर किसी को रखना होगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, और पैसा कहां पे है, रेवेन्यू में। रेवेन्यू अंग्रेजों के पास। तो नवाब पूरी तरह क्या हो गया, यहां पे खाली हाथ हो गया, यानी कि यहां पे बंगाल में क्राइम की दर बढ़ गई। और अंग्रेजों ने बाद में नवाब से निजामत के अधिकार भी छीन लिए और नजमुद्दौला को 32 लाख रुपए पेंशन दे दी। नवाब ने 1772 में बंगाल का नवाब ही हटा दिया, नजमुद्दौला। अब उन्होंने कहा अब कंपनी ही बंगाल का प्रशासन देखेगी, और यहां से बंगाल में कंपनी क्या हो गई, एकमात्र शासक हो गई। यानी कि कंपनी का बंगाल में सही से राज एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1772 से, यानी कि नजमुद्दौला को भी हटा दिया गया और अब कंपनी एकमात्र शासक बंगाल की बन गई। और नवाब नजमुद्दौला को पेंशन दे दिया गया 32 लाख रुपए, और आगे चल के उसको घटा के कर दिया गया 16 लाख रुपए। और उसके बाद कुछ ही समय बाद कंपनी ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, और पूरी तरह बंगाल के नवाब का पेंशन खत्म कर दिया गया। और यहां पे 1772 में बंगाल में कंपनी क्या बन गई,
प्रभुता संपन्न बन गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बंगाल कंपनी के कंट्रोल में आ गया। अब आगे चले, अब चलते हैं मैसूर पे, मराठा भी नहीं, मैसूर पे। कोई यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो टेल मी। नहीं है किसी का? ठीक है, चलो मैप दोबारा से बना ले, फिर मैसूर को लेंगे। ये बच्चों पूरा एरिया था बंगाल का, ये कंपनी के कंट्रोल में आ चुका है। और कंपनी के कंट्रोल में आने के बाद अवध को क्या रखा गया था? बफर स्टेट के रूप में अवध। ठीक है, अब देखो यहां पे बच्चों एरिया था मैसूर का, मैसूर, ये मद्रास का होता था, मद्रास। अब देखो कंपनी ने इस एरिया को जीत लिया। इस समय बच्चों मराठे पावरफुल थे, तो कंपनी क्या मराठों की ओर बढ़ने का साहस करेगी? क्योंकि कंपनी अभी नई नई स्टेब्लिश हुई है इंडिया में, और अगर मान लो मराठों से हार गई तो हो सकता है कंपनी को यहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़े, ये भी तो हो सकता था। और इस समय छत्रपति की तलवार हर जगह घूम रही थी, किसी की मजाल नहीं थी जो उनसे मुकाबला कर पाए। तो अब अंग्रेजों ने ऊपर की ओर बढ़ना सही नहीं समझा, अवध को बफर स्टेट रहने दिया कि मराठे अटैक करेंगे तो अवध के ऊपर, अवध के बाद में बंगाल में। बेटा शरारत नहीं, आराम से बैठो। ठीक है, तो यहां पे अब नहीं बढ़ सकते थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि ये मद्रास हमारे कंट्रोल में ही है, पहले से मद्रास कंट्रोल में था, और यहां पे उनके कंट्रोल में बॉम्बे भी था। तो अंग्रेजों ने कहा कि मद्रास ऊपर बंगाल आ गया तो हमें कहां कंट्रोल करना चाहिए? मैसूर में, क्योंकि मैसूर एक छोटा राज्य भी था। दूसरा, अभी मैसूर मराठों के साथ भी फाइट में चल रहा था, और इधर हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के साथ भी फाइट में चल रहा था। यानी कि हैदराबाद के नवाब के साथ भी फाइट थी और कर्नाटक के नवाब के साथ भी उसकी फाइट थी। यानी कि निजाम, नवाब और मराठे तीनों के साथ हैदर अली की नहीं बनती थी, लेकिन हैदर अली बहुत समझदार व्यक्ति था। अब बच्चों स्टार्ट कहां से होता है ये पीरियड? एक्चुअल में एंग्लो, इसको बोला जाता है एंग्लो मैसूर वॉर। यानी कि ये 4 टाइप की फाइट हुई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। टाइम पीरियड सबका अलग अलग रहेगा, 2 टीपू सुल्तान के साथ रहेगी, 2 हैदर अली के साथ, और एक जो फाइट रहेगी वो आधी टीपू सुल्तान के साथ और आधी हैदर अली के साथ। यानी कि टोटल 4 फाइट हुई। अभी हम मैसूर की बात करते हैं। मैसूर में था क्या बच्चों? मैसूर में नंद राय और देवराय नाम के 2 वित्त नियंत्रक, यानी कि उसका जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे वो थे नंद राय और देवराय। नंद राय, देवराय। बच्चों ये इसके रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल करते थे मैसूर के, और एक्चुअल में यहां पे एक सैनिक अधिकारी, यानी कि सेना में एक सोल्जर भर्ती हुआ जिसका नेम था हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली एक सिपाही भर्ती हुआ था, बात को समझना। और धीरे धीरे ये इतना काबिल बन गया कि ये सेना के सेनापति पद पे चला गया, यानी कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर का रैंक होता है उस पे चला गया। इस समय मैसूर में नंद राय और देवराय थे, और इनकी कमजोरी ये थी कि ये बच्चों मिलिट्री लीडर नहीं थे। ये रेवेन्यू को तो कंट्रोल करते थे लेकिन सेना को कंट्रोल नहीं करते थे। तो हैदर अली ने मौका देख के मैसूर में नंद राय और देवराय को खत्म किया, और 1761 1761 में मैसूर का क्या बन गया? राजा बन गया, यानी कि मैसूर का संप्रभुता संपन्न शासक बन गया 1761 में। और यह टाइम पीरियड वो था बच्चों जब अंग्रेजों के हाथ से अमेरिका फिसल रहा था, यानी कि अमेरिका में भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, और अमेरिका अपने आप को आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था।
और उधर तो संघर्ष हो रहा था, यानी कि अमेरिका उनके हाथ से निकल रहा था और इधर भारत उनके हाथ में आ रहा है। यानी कि अंग्रेजों ने, अगर वहां से कंट्रोल निकला अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने भारत पे कंट्रोल टाइट कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कोई ना कोई उपनिवेश तो उन्हें चाहिए अपने देश को संपन्न करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए। तो इसी समय बच्चों हैदर अली ने धीरे धीरे अपने प्रशासन को मजबूत करना स्टार्ट किया। और जब हैदर अली ने प्रशासन को मजबूत करना स्टार्ट किया, तो बच्चों यहां पे थे मराठे ऊपर, किससे, क्या बात, टचिंग नहीं लेते, व्हाइट बोर्ड क्यों, किससे बेक होगा, ठीक, चलो 1761 में कंट्रोल करने के बाद 6 साल तक हैदर अली यहां पे पावरफुल रहा, यानी कि साम्राज्य को विस्तार देता रहा। लेकिन जो ऊपर मराठे थे और मराठों के साथ हैदराबाद का नवाब और कर्नाटक का निजाम, ये सब भी अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहे थे। तो हैदर अली इनके बीच में उदय हो गया तो इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एरिया पे क्या करते, ये कंट्रोल करते और ऊपर से मराठे भी कंट्रोल कर रहे थे। मराठे यहां से चौथ और सरदेशमुखी नाम का टैक्स भी ले रहे थे, उसकी बात करेंगे जब हम मराठों को पढ़ेंगे। तो मराठे और हैदराबाद के नवाब और कर्नाटक का निजाम, ये सब इसके अगेंस्ट थे हैदर अली की, और अंग्रेजों को मौका चाहिए था। तो यहां पे बच्चों स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, अगले पेज पे नोट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर या फिर फाइट, मैसूर या फाइट, ये कब हुई बच्चों, तो 1767 टू 1769, 1767 से 1769। एक्चुअल में एक साइड हैदर अली था वर्सेस अंग्रेज, ब्रिटिशर। अब देखो, अंग्रेजों ने इस समय अपने साथ मराठों को और प्लस हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया और इसके ऊपर हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया, और जल्दी ही इनके साथ कर्नाटक का निजाम भी शामिल हो गया, कर्नाटक भी ले लो, यानी कि इन चारों का क्या बन गया, एक गुट बन गया। लेकिन जल्दी ही हैदर अली बड़ा चतुर और कूटनीतिज्ञ आदमी था, हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपनी साइड मिला लिया और अब लग गई फाइट। और जब फाइट लगी तो बच्चों अंग्रेज बुरी तरह पहली फाइट में हार गए। लेकिन हार नहीं मानी अंग्रेजों ने, बुरी तरह अंग्रेजों को तिरस्कारपूर्ण ट्रीटी करनी पड़ी, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला गया, यानी कि एक संधि हुई और संधि के अकॉर्डिंग दोनों मतलब दोनों ने युद्ध रोक दिया और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। और अंग्रेजों को हैदर अली की पावर का भी पता चल गया कि हैदर अली पावरफुल है। हैदर अली ने बच्चों युद्ध करते हुए और जीतते हुए हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। अब जब हैदर अली मद्रास तक पहुंचा तो अंग्रेजों को लगा कि मद्रास जाने वाला हाथ से, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, युद्ध रोकते हैं, ट्रीटी करते हैं। अंग्रेज बड़े समझदार आदमी थे और अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ ट्रीटी की। और हैदर अली भी युद्ध करते हुए थक चुका था, 2 साल हो गए, अकेला था, युद्ध कर रहा था। एक्चुअल में बच्चों कहा जाता है कि अगर ये युद्ध 2-3 महीने और चलता तो हो सकता था कुछ डिसीजन भारत का और होता, मतलब भारत का कुछ और फंडा होता भाई, या फिर महाराजा रंजीत सिंह के साथ अगर अंग्रेजों की कभी फाइट होती तो भारत का नक्शा और होता, यानी कि भारत का कुछ और फंडा होता, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, समय की मात, कभी महाराजा रंजीत सिंह के साथ इनकी फाइट ही नहीं हुई, इन्होंने हमेशा दोस्त बना के रखा। छत्रपति के साथ फाइट होती, यानी कि अगर ये मैसूर की साइड ना बढ़ के ऊपर मराठों की साइड बढ़ जाते तो इनके हाथ से बंगाल भी निकल जाता उस समय। लेकिन ये उस साइड भी नहीं बढ़े, क्यों भाई, ये पढ़े लिखे लोग थे और थोड़े से समझदार थे। राजपूतों, गुजरों और भारत के जो मराठों की तरह ना, ये जल्दी फैलने वाले नहीं थे, यानी कि पंप देने वाले नहीं थे। अगर इनको पंप दे दिया, और ये राजपूत क्या करते थे, राजपूतों का तो बड़ा अजीब किस्सा है। अकबर के समय में मान सिंह और भान सिंह, इन सब का सुना होगा आपने,
मानसिंह बड़ा क्रुद्ध व्यक्ति था, आमेर का राजा था। तो बिरबल रहता था अकबर के पास और हर टाइम इनके साथ लड़ाई रहती थी मुगलों की। तो अकबर ने बिरबल से पूछा कि यार इन राजपूतों को चाहिए क्या। तो बिरबल ने कहा कि यार इन्हें ना थोड़ी सी इज्जत दे दो, और दूसरा इन्हें लड़ने का बहुत शौक है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह अपॉइंट कर दो जहां पे लड़ाई हर समय चलती रहे। अकबर ने कहा यार भर भर के इज्जत दे देते हैं। और अकबर ने कहा 8,000 का मनसबदार, यानी कि बड़ा पद, एक बहुत बड़ा पद। मनसबदार उस समय बहुत बड़ा पद होता था, तो मनसबदार बना दिया कि भाई तू 8,000 घोड़े रख, 8,000 पैदल सैनिक रख। बड़ा लीडर बन गया मानसिंह। मानसिंह फैल गया, बोला हाँ अब तो मैं हूं। और बोला तुझे लड़ना भी है। तो मानसिंह ने कहा अच्छा लड़ना भी है, कहां लड़ना है। तो कहा जाओ लाहौर, मंगोलों का अटैक हो रहा है वहां से, मंगोल बार बार अटैक कर रहे थे, और बना दिया लाहौर का सूबेदार, लड़ते रहो। यानी कि मानसिंह को लाहौर भेज दिया। अब मानसिंह राजपूत लड़ भी रहे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि हम लड़ किसके लिए रहे। ठीक है, तो उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई लड़ाई वाली, और इधर अकबर भी शांति से बैठा रहा कि यार ठीक है राजपूतों से पीछा छूटा, कौन लड़े इनसे रोजाना, ये तो रोजाना तलवार उठा के आ जाते हैं, हाँ आ जाओ लड़ दो। ठीक है, तो ये बड़ा फंडा है। यानी कि राजपूतों को और गुजरों को क्या चाहिए था, थोड़ी सी इज्जत, और इनको लड़ने का फंडा रहता है तो भेज दो, बॉर्डर बॉर्डर पे भेज दो। इसीलिए इनके राजपूत और गुजर के ज्यादा देखोगे तो सोल्जर रैंक में बहुत सैनिक मिलते हैं इनके। ठीक है, तो खून को ठंडा किया जाता है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे हम इनकी बात करते हैं दोबारा से। तो बच्चों इन्होंने, हैदर अली ने मराठों और निजाम को जल्दी अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। पहली लड़ाई में हार दोनों में से किसी की नहीं हुई, लेकिन अंत में ट्रीटी हुई। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों, ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। हैदर अली ने कहा सही है, और उन्होंने कहा कि अगर आपके ऊपर मराठा या कोई तीसरी शक्ति अटैक करेगी तो अंग्रेज किसका साथ देंगे, हैदर अली का साथ देंगे। भाई अंग्रेज थे वो, बहुत समझदार थे, मराठा साथ थे, मराठा साथ लड़ नहीं रहे थे, साइड में होके बैठ गए थे कि हम हैदर अली को नहीं पीटेंगे। ठीक है, ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और मद्रास के अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों कि इन्होंने ये बात मान ली कि भाई अगर मराठों ने या निजाम ने या कर्नाटक के निजाम ने अटैक किया या हैदराबाद के नवाब ने अटैक किया तो हम किसका साथ देंगे, हैदर अली का साथ देंगे। जल्दी ही समय बदला और मराठे कब तक चुप बैठते यार, क्योंकि इनको तो वो रहता था ना कि लड़ना है, लड़ना है, किधर से लड़ना है। ठीक है, और मराठों ने 1771 में लड़ाई लगा दी हैदर अली के साथ। लड़ाई हुई और हैदर अली को चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देना पड़ा। चौथ और सरदेशमुखी एक टाइप का टैक्स होता था। मराठे अटैक करते, छापामार युद्ध करते, और मराठे कहते कि अगर आपने चौथ और सरदेशमुखी टैक्स हमें दे दिया तो हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं दिया तो हमें तो लड़ना है। अब हैदर अली ने कहा यार तुम ले जाओ, ठीक है, लड़ो मत। मराठे अपने चुप होके बैठ गए। 1771 में जब मराठों के साथ हैदर अली की फाइट हुई तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, और हैदर अली इस बात से बड़ा नाराज था। हैदर अली ने कहा मौका मिले बदला तो लेंगे, और उधर अंग्रेज भी देख रहे थे कि हैदर अली कब गलती करे और दोबारा से अटैक करे। समय बीतता गया बच्चों, और धीरे धीरे समय आया सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782-84 एडी लगा लेना पीछे, 1780 से 1784 का। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में फिर इधर हैदर अली वर्सेस अंग्रेज या ब्रिटिशर फाइट हुई। पहले अंग्रेजों ने मराठा नवाब निजाम को अपनी ओर मिला लिया, और जब टीपू सुल्तान यहां पे आता है, बीच में वो लोग अलग से रहे, लेकिन जब टीपू सुल्तान आ जाता है तो उन लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। यानी कि उन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन वो रहे अंग्रेजों के पक्ष में ही।
अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, उसी लड़ाई के बीच में हैदर अली भी मर जाता है, और जब हैदर अली मर जाता है तो आगे चल के हैदर अली का बेटा आता है 1782 में, जिसका नेम था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जब बच्चों राजा बनता है तो टीपू सुल्तान की कहानी कुछ और थी, यानी कि टीपू सुल्तान हैदर अली की तरह चतुर नहीं था। टीपू सुल्तान लड़ाई में तो बहुत अच्छा था, लड़ने में माहिर था राजपूतों की तरह, लेकिन दिमाग उसके पास भी नहीं था मान सिंह की तरह। तो टीपू सुल्तान जैसे ही राजा बना तो उसने अपने संबंध फ्रांसीसियों के साथ बनाने स्टार्ट कर दिए, और फ्रांस सबसे बड़ा दुश्मन किसका था? ब्रिटेन का। और इस समय तक अमेरिका भी आजाद हो चुका था, और अमेरिका आजाद हो गया तो सारी की सारी सेना किस साइड आ गई? भारत की साइड। यानी कि अंग्रेजों का अमेरिका में तो कोई काम रहा नहीं। अमेरिका में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, अब संविधान बन रहा था। अब अंग्रेजों की सारी पावर भारत में आ गई। और दूसरा, टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध में। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के एक क्लब होता था जिसमें राजा रानी महाराजा ये सब बैठते थे, जिसका नेम था जैकोबियन क्लब। टेंशन मत लो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। जैकोबियन क्लब। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया, यानी कि जिसमें फ्रांस के राजा रानी महाराजा ये लोग रहते थे। और जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने के बाद उसने अपनी कैपिटल, जिसका नेम था श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगा दिया। वृक्ष मतलब एक पेड़ लगाया और कहा कि ये स्वतंत्र पेड़ है। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, टीपू जी इतने पावरफुल हो गए। और अंग्रेजों का दुश्मन कौन? फ्रांस। और फ्रांस में अब नेपोलियन का डंका भी बजना स्टार्ट हो गया था। नेपोलियन आ चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट छोटा सा था, और खास बात उसकी ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की कि वो 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लड़ सकता। वो घोड़े के ऊपर ही 2 मिनट सो जाता और उसी से उसको आराम मिल जाता और फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देता। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट महान था। ठीक है, तो कभी उसके बारे में मौका मिले तो पढ़ना। यानी कि वो 24 घंटे, एक्चुअल में हम मान के चलते हैं 24 घंटे दिन के, तो 24 घंटे ही वो लड़ सकता था। इतना पावरफुल वो इंसान था। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड एक्चुअल में, ये एक्चुअल डाटा है, बाकी छोड़ो आप। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में डंका बज रहा था और वो फ्रांस को उधर जीतता जा रहा था। फ्रांस के साथ साथ नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इन सबको कंट्रोल करता जा रहा था, पुर्तगीज, स्पेन वगैरह को। तो अंग्रेजों का यूरोप से ट्रेड बंद हो गया। अब अंग्रेजों को सीधा ध्यान किस पे देना पड़ेगा? भारत पे। और अगर टीपू सुल्तान के रिलेशन फ्रांस के साथ है तो इसका मतलब फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट मैसूर में भी इंटरफेयर कर सकता है। और मैसूर के बाद अगर मैसूर में आ गया तो सीधी सी बात थी, अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी आ जाएंगे। तो अंग्रेजों को ये बात कतई एक्सेप्ट नहीं थी। और अंत में बच्चों ये फाइट हुई और इस फाइट का निर्णय अंग्रेजों के पक्ष में रहा, जो सेकंड फाइट रही। सेकंड फाइट का निर्णय क्या रहा? एक्चुअल में निर्णय रहा बच्चों, इसमें मंगलोर की ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई और ट्रीटी ऑफ मंगलोर के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार यहां पे मानने पड़े। अंग्रेजों को अब व्यापारिक ट्रेड का मैग्ना कार्टा मिल गया, यानी कि मैसूर में अंग्रेज क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। और जब व्यापारिक अधिकार मान लिए तो धीरे धीरे अंग्रेजों के व्यापारी आएंगे और वो और मामलों में भी इंटरफेयर करेंगे। तो इससे टीपू सुल्तान की संप्रभुता में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और दूसरा, जब ट्रीटी हुई तो फिर से अंग्रेजों ने कहा कि अगर मराठे और नवाब अटैक करेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। टीपू सुल्तान इस बात को अच्छी तरह समझता था कि ये सहायता वायता तो करने वाली कुछ है नहीं, इसलिए मुझे अपनी ही आर्मी को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान ने बच्चों कस्तूनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस, यहां के जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनके साथ पत्र व्यवहार यानी कि पोस्ट डाली उनको, और उन्हें कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए। किससे लड़ने में? ब्रिटिशर से लड़ने में। तो जब इनका पत्र व्यवहार हो रहा था तो अंग्रेजों को यह बात तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फ्रांस का इंटरफेयर उन्हें कतई भारत में एक्सेप्ट नहीं था। और इसी क्रम में उनकी लग गई तीसरी फाइट, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों लगी? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था, एक त्रावणकोर नाम की रियासत थी, नीचे आपको मैंने बताया था त्रावणकोर था,
और जो त्रावणकोर नाम की रियासत थी, बेग चलते हैं वापिस थोड़ा सा, यहां पे बच्चों त्रावणकोर रियासत थी केरला में, और जो ये रियासत थी एक्चुअल में इस रियासत में अंग्रेजों का भी इंटरफेयर था, यानी कि अंग्रेज त्रावणकोर के राजा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और जब त्रावणकोर के राजा ने कुछ एरिया, यानी कि गोवा के पास लगता मैसूर का कुछ एरिया अपने अधिकार में कहा कि मेरे संरक्षण में है, तो मैसूर ने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया। और जब त्रावणकोर के ऊपर अटैक किया तो सीधी सी चुनौती किसे थी, अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज त्रावणकोर को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और लग गई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ बच्चों, 1790 to 92, 1790 से 1792 के बीच। और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में तीनों मराठा, नवाब, हैदराबाद का, कर्नाटक का, सबके सब किसके साथ मिल गए, अंग्रेजों के साथ, और सब ने मिलकर किया टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक। जब अटैक होता है तो टीपू सुल्तान हार जाता। हारने के बाद ट्रीटी हुई जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई तो बच्चों ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना लगा दिया अंग्रेजों ने। 3 CR अंग्रेजों ने कहा कि आप 3 CR की क्षतिपूर्ति दोगे, अभी 3 करोड़ दोगे। और जब 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में मांगा तो टीपू सुल्तान के पास इतना पैसा नहीं था। टीपू सुल्तान ने 1.5 करोड़ रुपया नगद दिया, कैश दिया, और 1.5 करोड़ के बदले में अपने 2 बेटे अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए कि जब मैं 1.5 करोड़ रुपया तुझे दे दूंगा तो आप मुझे मेरे बेटे वापिस दे देना। दूसरा, मैसूर को आधा कर दिया गया, यानी कि मैसूर का आधा पार्ट मराठों, ब्रिटिशर और हैदराबाद के नवाब ने अपने अंदर बांट लिया। यानी कि मैसूर पहले जितना बड़ा था उसका अब आधा ही पार्ट रहा है। पहले ये मैसूर था, अब मैसूर का ये ऊपरी भाग निकल गया। लेकिन टीपू सुल्तान चुप बैठने वालों में से नहीं था। टीपू सुल्तान तो फ्रांसीसियों को निमंत्रण दे रहा था। और इसी क्रम में बच्चों नेपोलियन यूरोप को जीत चुका था और यूरोप की नाकेबंदी कर दी, और अब उसका खतरा था कि वो एशिया की ओर बढ़ेगा। और जब एशिया की ओर आएगा, इराक ईरान होते हुए आगे आ गया भारत, तो भारत में एंट्री कर सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि या तो मैसूर को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और या फिर मैसूर को अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो इसी क्रम में 4th एंग्लो मैसूर वॉर लगती है 1799 में, 1799। टीपू सुल्तान के साथ फाइट हुई, और अब बच्चों टीपू सुल्तान इतना पावरफुल नहीं था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी, लेकिन उसे सहायता नहीं मिली, और सहायता नहीं मिलने की वजह से मैसूर 1799 में युद्ध हार गया और टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। जब टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो मरने के बाद अंग्रेजों ने वापिस से मैसूर में कृष्ण वाडियार, जो वाडियार डायनेस्टी का राजा था जिसका नेम था कृष्ण, 2 वर्षीय बालक था, 2 वर्ष का बच्चा था, उसको गद्दी पे बैठा दिया और उसके साथ कर ली सब्सिडरी अलायंस। यानी कि मैसूर किसके कंट्रोल में आ गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, और उसको छोटा सा एरिया दे दिया गया श्रीरंगापट्टनम का, बाकी एरिया अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अंग्रेज बच्चों देखो कहां से कहां तक है, ये एरिया अंग्रेजों के पास है, यानी कि ये एरिया टोटल का टोटल अंग्रेजों के पास है। अब अंग्रेज आगे इंटरफेयर कहां पे करेंगे, मराठों में, क्योंकि अब मराठे क्या हो चुके हैं, डिक्लाइन, मतलब उनका पतन होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब यहां रंजीत सिंह पावरफुल खड़ा था, तो अंग्रेजों ने उधर नहीं बढ़ा, मतलब उधर नहीं जाना है, अभी वहां बाद में जाना है जब रंजीत सिंह खत्म हो जाएगा, और अंग्रेज बाद में ही गए। तो अंग्रेज बड़े समझदार थे, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में इंटरफेयर किया। अब मुझे ये बताओ आगे पढ़े या फिर रोके यहां पे, बस? अच्छा टाइम भी हो गया क्या, चलो भाई ठीक है, पानी वानी पी लो, फिर आपका लेक्चर भी है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले आना, ठीक है? आर यू न्यू डियर?